नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 को लेकर जीके/जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें। और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। हमारे इसी चैनल पर एसएससी, एमटीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास का शुभारंभ आज के मोटिवेशन के कोड के साथ करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते। सपने वो होते हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में हमारा जो है ईश्वर की महिमा का उल्लेख मिलता है। किसका? ईश्वर की महिमा का उल्लेख मिलता है। किसका? ईश्वर की महिमा का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारा क्या दिया हुआ है? यजुर्वेद में यज्ञों को करने के विधि विधान, यज्ञों को करने के विधि विधान हमारा यजुर्वेद में लिखे हुए थे। विधि विधान। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमारा सामवेद। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सामवेद। सामवेद में दोस्तों, सामवेद में हमारा किससे संबंधित है? संगीत से। किससे संबंधित है? संगीत से। साम का अर्थ होता है दोस्तों गान। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद में जो है संगीत का ज्ञान प्राप्त हुआ। सामवेद को ही हम भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहते हैं। किसको? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया हुआ हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत इसमें जादू टोने ये सारी चीज़ें हमें सब अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए 1 से 4 तक, और ऑप्शन बी में अनुच्छेद 5 से 11 तक, और ऑप्शन सी में अनुच्छेद 12 से 35 तक, और ऑप्शन डी में 16 से 36 से 51 तक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 से 4 तक हमारे राज्य और संघों के बारे में बताया गया है। बताया गया जैसे आर्टिकल 1 में बताया गया हमारा है, भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। और ऑप्शन जो हमारा सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 12 से 35, ऑप्शन सी में 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं। क्या हुए? मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। ये हमारा संविधान के भाग 3 से संबंधित है। संविधान के भाग 3 से संबंधित है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 16 से 51। 16 से 51 तक हमारे जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं। ये हमारे किससे हैं? आर्टिकल 16 से 36 से 51 तक दिए हुए हैं। ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं।
नींद की देर तक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ मैं करा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 22 मार्च या 31 मई या 11 जुलाई या 22 अप्रैल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा 22 मार्च। 22 मार्च को जो है हमारा विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मार्च को जो है हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। और ऑप्शन सी में दिया हुआ हमारा कह रहा है कि 11 जुलाई, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं हम 11 जुलाई को मनाते हैं। और ऑप्शन हमारा दिया हुआ है डी, डी में दिया हुआ 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। बढ़ते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कह रहा है कि NCERT का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में दिया हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ऑप्शन बी में दिया हुआ कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टीचिंग। या ऑप्शन सी में दिया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रीडिंग एंड टीचिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए इसको हम ट्रिपल स्टार के योग्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कह रहा कि थायमीन है। थायमीन जो है हमारा किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम हमारा थायमीन है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? विटामिन बी की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग हो जाता है। और ऑप्शन सी में ही हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से हमारा एक जो होता है पायरिया रोग हो जाता है, जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग भी हो जाता है, स्कर्वी, या इसे नाविक रोग भी कहते हैं। नाविक रोग भी के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी के कमी से कौन से रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन ए। ऑप्शन बी में दिया हुआ विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम हमारा होता है रेटिनाल। क्या होता है? रेटिनाल। विटामिन ए की कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। कौन सा? रतौंधी रोग जो हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है विटामिन डी। क्या दिया? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमारा? विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग हो जाता है, यह हम जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स भी कहते हैं। दोस्तों विटामिन डी का हमारा जो है रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन डी का हमारा रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होगा। क्या होगा? कैल्सीफेराल होगा। क्या होगा? कैल्सीफेराल जो हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया वो हमारा करा कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है?
तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कॉपर या निकिल या सिल्वर या जिंक, इनमें से कौन सा जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जर्मन सिल्वर में हमारा सिल्वर नहीं होता है। अक्सर लोग इसी क्वेश्चन में सिल्वर तो कहेंगे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो ज़रूर ही होगी, इसलिए राइट आंसर हमारा जो है सिल्वर तो कभी नहीं हो सकता, तो हमारा राइट आंसर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कह रहा है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे, हरित क्रांति से है या श्वेत क्रांति से है या नीली क्रांति से है या इन सभी से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इन सभी से है। दोस्तों यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध है हमारा खेती किसानी से संबंधित किससे, कृषि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित किससे, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति हमारा कौन किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से किससे, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और ऑप्शन डी में सी में दिया हुआ है, कह रहा है कि नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा किससे, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे पूछ लेता है कभी कभी भूरी क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उर्वरक उत्पादन से किससे, उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। और जैसे पूछ लेता है कभी कभी कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा झींगा मछली के उत्पादन से किससे, झींगा मछली के उत्पादन से जो हमारा किसका संबंध हो जाएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ है हमारा, करा नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, अरविंद पनगढ़िया या रघुराम राजन या चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या राजीव कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया जी थे। कौन थे, अरविंद पनगढ़िया जी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। कौन है, सुमन बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, सीईओ वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। कौन है, परमेश्वर अय्यर जी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों नीति आयोग का गठन हमारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का हमारा गठन हुआ था। नीति आयोग की स्थापना जो हमारी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बढ़ते दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19A। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19A में जो हमारा क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई हुई है। और ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 14। ऑप्शन आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार, किसमें, समानता का अधिकार
आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 25 दिया हुआ है। आर्टिकल 25 में हमारा क्या धार्मिक स्वतंत्रता है, क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसमें दी गई है, स्वतंत्रता दी गई हुई है हमारा किसमें, आर्टिकल 25 में। और आर्टिकल हमारा दिया हुआ है एक 21A। दोस्तों आर्टिकल 21 से हमारा 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमारा 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल हमारा 21A को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, कह रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 या 3, या ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5, या ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, 4। पार्थिव ग्रह हमारे कौन कौन से हैं, हमारा क्या है, एक बुध है, कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये हमारे कौन कौन से हैं, ये सब हमारे पार्थिव ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, टोटल हमारे कितने ग्रह हैं, टोटल हमारे 8 ग्रह हैं। कितने, 8 ग्रह हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, कौन सा है, शुक्र है, या शनि है, या मंगल है, या वरुण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लाल रंग का ग्रह दिखाई देने वाला मंगल है। और मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर वायुमंडल है पृथ्वी की तरह। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, और ऑप्शन ए में दिया है शुक्र। शुक्र को हम किसको, भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा, या सांझ का तारा के नाम से भी, सांझ का तारा के नाम से भी शुक्र को जानते हैं। या पृथ्वी की बहन को हम पृथ्वी की बहन के नाम से भी हम शुक्र को जानते हैं। पृथ्वी की बहन के नाम से भी शुक्र को जानते हैं। और ऑप्शन हमारा दिया हुआ है बी में दिया हुआ शनि। शनि जो है, शनि के सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हमारे किस ग्रह के हैं, सर्वाधिक उपग्रह हमारे किसके हैं, शनि ग्रह के हैं। किसके हैं, शनि के हैं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमारा वरुण। वरुण जो है हमारा सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है। कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वो हमारा वरुण है। कौन सा है, वरुण है। और सूर्य से सर्वाधिक पास या निकट ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा बुध है। कौन सा है, सूर्य से सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कि मेघदूतम के लेखक कौन थे। मेघदूतम के लेखक कौन थे, हुमायूं कबीर थे, या खुशवंत सिंह थे, या विष्णु शर्मा थे, या कालिदास थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टी, मेघदूतम के लेखक कौन थे, हमारे कालिदास थे। मेघ और कालिदास की और कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कुमार संभवम, क्या है, कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम,
मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभवम आदि जो है कालिदास की रचनाएं हैं। और जो हमारा विष्णु शर्मा के द्वारा एक पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ हमारा करा कि ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग और कोलकाता के मध्य रेलगाड़ी या पलवल तथा कुंडली के बीच एक्सप्रेस, ये हिमा दास का मुंह बोला नाम, या लोकप्रिय पत्रिका 389। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ढींग एक्सप्रेस के नाम से हम किसको जानते हैं? हिमा दास का मुंह बोला नाम क्या कहते हैं? ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन थे? बीजी खेर थे, या फजल अली थे, या के.एम. पडिक्कर थे, या हृदयनाथ कुंजरू थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे। और यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है फजल अली। फजल अली का संबंध किससे है? राज्य पुनर्गठन आयोग से। किससे? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंध किसका है? हमारा फजल अली का संबंध है। जो कि फजल अली कमीशन, जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है एक्ट हमारा जो है 1956 ईस्वी को संसद द्वारा पारित किया गया था। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है जो है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा करे स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या दीनदयाल उपाध्याय, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का हमारा जो है वास्तुकार कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राम सुतार। कौन है? राम सुतार जी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा कहाँ स्थित है? केवड़िया गुजरात में स्थित। कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। और जो हमारा साधु बेट द्वीप, कौन सा द्वीप था? साधु बेट द्वीप था। कौन सा द्वीप? साधु बेट द्वीप के किनारे जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। और इसकी जो है ऊंचाई हमारी 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ यूनिटीज़ के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की महाराष्ट्र में एक बनी हुई है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है किसकी मूर्ति बनी है? स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्ति बनी है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो हमारी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ये जो हमारे किसकी मूर्ति है? ये हमारे संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और कभी कोई पूछ लेता है स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है?
ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस हमारी कहाँ स्थित है? पाली राजस्थान में। कहाँ है? पाली राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद में हम स्टैचू ऑफ कई सारी स्टैचू के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। स्टैचू ऑफ पीस पूछता है तो हम स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में बताएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ है हमारा करा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है अजमेर में, या दिल्ली में, या फतेहपुर सीकरी में, या आगरा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2.5 दिन का झोपड़ा हमारा अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। दिल्ली में हमारा क्या है? कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जिसका निर्माण हम किसने करवाया था? जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और जिसका मतलब जो है इसका पूर्ण रूप से इसको किसने बनाया था? तो हमारा इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर भी किसी ने इमारत बनवाई थी। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है करा कि फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में हमारा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा हमारा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ऑप्शन हमारा डी में दिया हुआ आगरा। आगरा में हमारा ताजमहल जो बहुत ही फेमस स्थान है। ताजमहल जो हमारा कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। इसको किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हुआ हमारा करे कि नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों नौटंकी गुजरात का, या बिहार का, या उत्तर प्रदेश का, या पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, नौटंकी जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कह कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? है नहीं होना चाहिए था, यहाँ थे, अब उनका जो है देहांत हो गया है। बिरजू महाराज जो हमारे कथक से हैं, या कथकली से हैं, या मणिपुरी से हैं, या मोहिनीअट्टम से हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये, बिरजू महाराज का संबंध जो है किससे है? कथक नृत्य से संबंधित है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। कथकली जो हमारा केरल का जो है नृत्य है, कहाँ का नृत्य है? केरल का। और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। और मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। और भी व्यक्ति जो है हमारे कथक नृत्य से संबंधित है, जैसे हमारा हो जाता है यहाँ पर बिरजू महाराज दिया हुआ है, लच्छू महाराज। कौन से? लच्छू महाराज। सुखदेव महाराज। कौन? सुखदेव महाराज। सितारा देवी। ये समूह हमारे जो है किससे संबंधित है? ये सब हमारे कथक नृत्य से संबंधित हैं। और यहाँ पर देखो कथकली। कथकली के प्रमुख जो है कलाकार कौन कौन से हैं? कथकली के हमारे जैसे मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर, उदय शंकर। ये सब हमारे किससे संबंधित हैं? ये सब हमारे कथकली नृत्य से संबंधित हैं। और ऑप्शन हमारा सी में दिया है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य के जो है कलाकार कौन कौन से हैं? ये हमारे गोपाल सिंह। कौन है? गोपाल सिंह। झावेरी बहने। कौन? झावेरी बहने।
झावेरी बहनें, कलावती देवी, कलावती देवी, ये सब हमारे किससे संबंधित हैं? ये सब हमारे मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, कलाकार हैं। और यहाँ पर मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य के हमारे कलाकार कौन से हैं? जैसे कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, यहाँ पर लिख देते हैं रागिनी देवी। ये सब हमारे जो थे प्रमुख कलाकार थे। हमने जो कथक के बता दिए, कथकली, केरल, मणिपुरी, ये सभी लोगों को, आप सभी लोगों को नोट भी कर लेने हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा, या काजीरंगा, या गिर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो हमारे क्या है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, एक सींग गैंडों वाले के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम नया बदल कर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क, जो हमारा किसका? जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रख दिया गया हुआ है। ये हमारा जो है भारत का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी में दिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान का। कौन सा है? गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है कहाँ का स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा एशियाई शेर के लिए फेमस है। कौन सा है? एशियाई शेर के लिए फेमस है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? फाल्गु, या गंगा, या सरयू, या यमुना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सरयू नदी के किनारे स्थित है। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन से स्थित हैं? जैसे हमारा कन्नौज हो गया, कन्नौज, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया। क्या हो गया? कानपुर, कन्नौज, कानपुर, पटना, ये सब शहर किस नदी के किनारे हैं? ये सब हमारे गंगा नदी के तट पर स्थित शहर हैं। दोस्तों गंगा नदी जो है हमारी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड गोमुख से निकलती है। कहाँ? उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, जो है भारत की ये सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है हमारी 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है हमारी गंगा नदी, जो हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी को जानते हैं। और जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है एक कर रहा है कि यमुना, यमुना नदी जो है, यमुना नदी के किनारे हमारा दिल्ली शहर बसा हुआ है। कौन सा है? दिल्ली शहर हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित हुआ है। यमुना नदी हमारी यमुनोत्री से निकली है, जो कि हमारे प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए होमवर्क के लिए आप सभी के लिए प्रश्न है, जो कि आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है। हमारा होमवर्क के लिए जो है प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि वायुमंडल के कौन सी परत में जो है हमारे वायुयान बहुत ही अच्छी तरीके से आवागमन करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।